का दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वाले में। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट से संबंधित जो हम अपनी यूनिट 7 हिंदी कहानियों की शुरू कर चुके हैं, उसमें आज हम अपनी तीसरी कहानी के बारे में बातचीत करेंगे। आप सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल पर बने रहें तथा अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस कहानी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप अंत तक इस वीडियो पर ज़रूर बने रहें तथा अपने जो नोट्स है वो तैयार कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी जानकारी ऐसी मिलेगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे तथा पूरी कहानी का निचोड़ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो जो आज की हमारी कहानी है उस कहानी का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। ये जो एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, इसके जो लेखक है माधवराव स्प्रे कृत एक टोकरी भर मिट्टी है। इस कहानी की समीक्षा एवं संपूर्ण अध्ययन हम इस कहानी का करेंगे ताकि आपको आने वाले समय में परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले माधवराव स्प्रे के जीवन परिचय के बारे में बातचीत करते हैं। तो माधवराव स्प्रे का जो जन्म है वो 19 जून 1871 को तथा इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1926 को हुई। पंडित माधवराव स्प्रे का जन्म 19 जून 1871 को जो इनका जन्म होता है 19 जून 1871 को पथरिया दमोह मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो जो ये स्प्रे जी एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक और संपादक के रूप में जाने जाते हैं। सन 1900 में जब समूचे छत्तीसगढ़ में प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तब इन्होंने बिलासपुर जिले के एक गांव पेंड्रा से छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक मासिक पत्रिका निकाली। यह पत्रिका सिर्फ 3 वर्ष ही चली। इन्होंने गीता रहस्य, हिंदी दासबोध और महाभारत का अनुवाद किया। तो यहाँ से महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है कि इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था। तो आपकी जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है वो माधवराव स्प्रे द्वारा एक निकाली गई पत्रिका है और जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कहानी का जो सबसे पहले प्रकाशन है वो भी इसी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में हुआ था। 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में जो ये एक टोकरी भर मिट्टी है, इस कहानी का आपका जो है प्रकाशन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब बातचीत करते हैं कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो इनकी रचनाओं में सबसे पहले है स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट। इसके बाद है यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें। इसके बाद है हमारे सामाजिक ह्रास के कुछ कारणों का विचार। इसके बाद है माधवराव स्प्रे की कहानियां, जो संपादक जिसका जो है संपादन किया है देवी प्रसाद वर्मा ने। इसके बाद है हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका का इन्होंने जो है संपादन किया है। तो जो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जो पत्रिकाएं दो अभी सामने आ रही है, तो एक है आपकी हिंदी केसरी, दूसरी है आपकी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया है। तो हिंदी केसरी और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है जो आपने ध्यान में रखनी है। ये अब अगले महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बातचीत करते हैं कि इनकी एक कहानी जो ये है एक टोकरी भर मिट्टी कहानी है, जो कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी लगी है और इसके अलावा किसी भी अन्य जो परीक्षा है उसमें ये अगर ये कहानी है तो ध्यान रखने योग्य बात ये है कि इनकी एक टोकरी भर मिट्टी का कहानी का प्रकाशन जो है छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 ईस्वी में हुआ था। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है कि इनकी कहानी जो है टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में 1901 में प्रकाशित हुई थी।
अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की चर्चा हिंदी में 1968 में सारिका पत्रिका के फरवरी अंक पृष्ठ संख्या 19 में शुरू होती है। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस कहानी को बहुत सारे आधुनिक समीक्षकों ने हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। बहुत सारे जो आपके आधुनिक समीक्षक हैं, इन्होंने क्या है, इस कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। तो ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बातचीत करते हैं एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के जो मुख्य बिंदु है, समीक्षा है और सारांश। इस कहानी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इस पर बातचीत करते हैं। यह एक छोटी और कर्तव्यनिष्ठ कहानी है। इस कहानी के संबंध में ये कहा गया है कि यह कहानी आज के यथार्थ से जुड़ी हुई है। आज के यथार्थ से मतलब कि आजकल भी ऐसा ही होता है, ऐसी घटना घटित होती है, तो जो आज का यथार्थ है उससे ये कहानी जुड़ी हुई है। अगला जो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का जो है चित्रण किया गया है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जो है जमींदार के रूप में किया गया है, कि इस कहानी में जो अहंकारी और स्वार्थी जमींदार है उसका चित्रण जो है इसमें किया गया है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना इस कहानी में दिखाया गया है, कि जो एक जमींदार होता है उसका किस प्रकार से हृदय परिवर्तन एक बुजुर्ग महिला द्वारा किया जाता है, उनकी बातों से किस प्रकार जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है, वो इस कहानी में आपका दिखाया गया है। अब बातचीत करते हैं कि कहानी के पात्रों के बारे में, कि कहानी में कौन कौन पात्र है। तो सबसे पहले है कि कहानी में केवल दो पात्र जो है मुख्य पात्र है, एक है जमींदार, एक है आपकी अनाथ विधवा। बुजुर्ग जो है इसमें एक विधवा है, तो इसमें कुल मिला के जो दो है वो दो मुख्य पात्र हैं। इसके बाद जो गौण पात्र है, जमींदार का वकील और विधवा की पोती, ये इसमें गौण पात्र है जो कहानी से संबंधित है। तो आपने ध्यान रखना है कि इस कहानी में कुल मिलाकर चार पात्र है। एक जमींदार है, जमींदार का वकील है, अनाथ विधवा है और अनाथ विधवा की जो एक पोती है जिसका जिक्र की इस कहानी में आपका आया है। अब बातचीत करते हैं कहानी के सारांश के बारे में, किस कहानी में क्या जो है आपका दिखाया गया है। तो कहानी का सारांश प्रारंभ करते हैं कि यह कहानी वर्ग भेद पर आधारित कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा से गरीबों और अनाथों का शोषण करते रहे हैं। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को बढ़ाने के लिए अनाथ विधवा के झोपड़ी पर कब्जा करता है, पर अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देता है। जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह अपने कर्म पर पश्चाताप करते हुए विधवा को झोपड़ी वापस कर देता है। आगे बढ़ते हैं। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। ये आपकी कहानी है, यहाँ से कहानी जो है आपकी प्रारंभ होती है कि जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का अहाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। जमींदार ने विधवा से बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी को हटा ले, पर वो कई जमाने से वहां बसी थी, तो वो जो है झोपड़ी हटाने के लिए आपके तैयार नहीं होती है। अब आगे बढ़ते हैं कि उसका प्रिय पति और जो है इकलौता पुत्र है भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी, जो उसकी पतोहू थी, एक 5 बरस की कन्या, जो इसमें इसकी पोती आती है कि एक जो पोती है, पोती की उम्र कितनी है, 5 बरस, तो 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यह पोती उसकी वृद्ध काल में एकमात्र सहारा थी। जब कभी भी उसे अपने पहले की स्थिति याद आ जाती तब वो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लग जाती थी। जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है तब से वो मृत सी हो गई है। उस झोपड़ी से उसे इतना लगाव है कि वो वहां से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक सी हो गई थी, पर वह झोपड़ी छोड़ने के लिए तैयार जो है आपकी नहीं थी। जमींदार के सभी प्रयत्न विफल हो गए। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहां से निकलवा दिया। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहां
पड़ोस में जो है आपके रहने लगी। एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। क्या लाती है हाथ में? एक टोकरी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल नेट में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट को आपने आपने नोट करते हुए चलना है। जमींदार उसे देखते ही उससे नौकरों को हटाने के लिए कहा, पर वो गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज अब तो ये झोंपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोंपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो एक नहीं मानती है। वो कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। अब क्या होता है आगे कि विधवा झोंपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी यादें आने लगी और उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गई थी जिसे वो उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सिर पर इसे धर लूं। जमींदार इच्छा के विरुद्ध टोकरी उठाने लगता है पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती है। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, महाराज नाराज ना हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस पर विचार कीजिएगा। तो ये जो अंत में जो ये लाइन जो एक बुजुर्ग महिला कहती है, इस कथन से जो जमींदार का हृदय भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है। इसमें जितने भी ये बोल्ड करके लाइनें आपको दिखी है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान रखते हुए चलें। तो अनाथ विधवा का यह कथन बहुत सहज है पर तत्कालीन समाज में जमींदार की वृत्ति के खिलाफ विद्रोह ही करती है। तो ये आपकी कहानी का सारांश था। अब कहानी के बारे में, विद्वानों के कथन के बारे में चर्चा करते हैं कि इस कहानी के बारे में जो आपके साहित्य के विद्वान हैं उनके क्या कथन हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके डॉक्टर गोपाल राय की। बात करते हैं कि उन्होंने इस कहानी के बारे में आपका क्या कहा है। तो डॉक्टर जो गोपाल राय है वो कहते हैं कि संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ हिंदी भाषा बताया है। कि जो डॉक्टर गोपाल राय हैं उन्होंने संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से इसे क्या कहा है? हिंदी की पहली कहानी कहा है। और जो इसकी भाषा है, इसकी भाषा को ठेठ देशी भाषा, देशी हिंदी भाषा बताया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि किसने कहा है ये, तो डॉक्टर गोपाल राय ने ये कहा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले जो विद्वान हैं डॉक्टर सत्यकाम, वो इसे प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। वो कहते हैं कि ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है किंतु असल में यह मातृभूमि से लगाव की प्रति कहानी है। मातृभूमि से लगाव की कहानी है। यह एक टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। तो सबसे पहले तो जो डॉक्टर सत्यकाम है इसे क्या मानते हैं? प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। और इस कहानी के लिए उन्होंने क्या कहा है कि ऊपरी तौर पर यह एक जमींदार के जुल्म की कहानी लगती है किंतु असल में क्या है कि असल में यह मातृभूमि से लगाव के कहानी है और ये टोकरी भर मिट्टी पूरे देश की मिट्टी बन गई है। तो ये आपके दो विद्वान हैं जिन्होंने कि एक टोकरी भर मिट्टी के संदर्भ में अपने कथन दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बातचीत करते हैं कि कहानी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जो इस कहानी के महत्वपूर्ण तथ्य है इस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहला जो प्रमुख बिंदु है कि 600 शब्दों की यह कहानी है, कि एक छोटी सी कहानी है, मात्र 600 शब्दों की ये कहानी है। और जो इसका प्रकाशन वर्ष है 1901 है। ये जो कहानी है वर्ष 1901 में प्रकाशित हुई, जो कि छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये कहानी प्रकाशित हुई। तो ये ध्यान रखना है कि कब ये प्रकाशित हुई, तो 1901 में ये कहानी प्रकाशित हुई। और ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है आपकी, उसमें ये कहानी प्रकाशित हुई थी। अगले बिंदु के बारे में बात करते हैं कि बिजुर
जो इस कहानी में जो बुजुर्ग विधवा है उसकी पोती की आयु कितनी है? 5 वर्ष है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो बुजुर्ग के परिवार में बाकी सबकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक बुजुर्ग विधवा और उसकी पोती जो है बचे हुए थे। तो जो बुजुर्ग विधवा की पोती है उसकी उम्र जो इस कहानी में आई है, तो बुजुर्ग पोती है जो उसकी उसकी आयु 5 वर्ष है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि पोती ने खाना छोड़ दिया था। आ सकता है आपसे प्रश्न कि पोती ने क्या छोड़ दिया था? तो खाना छोड़ दिया था। आगे बात करते हैं कि विधवा एक टोकरी भर मिट्टी से चूल्हा बनाना चाहती थी। क्या बनाना चाहती थी? चूल्हा। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विधवा एक टोकरी भर मिट्टी से क्या बनाना चाहती थी? महल बनाना चाहती थी? क्या बनाना चाहती थी? तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है कि विधवा एक टोकरी भर मिट्टी से चूल्हा बनाना चाहती थी, ताकि जो उसकी पोती है वो रोटी खा ले, जो कि रोटी खाने से मना कर रही थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि जमींदार धन मद से अपना कर्तव्य भूल गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जमींदार अपना कर्तव्य कैसे भूल गया था? तो धन मद से अपना कर्तव्य वो भूल गया था। इसके बाद है कि कहानी की जो मूल संवेदना है वो क्या है? कि जमींदार का हृदय परिवर्तन। जमींदार का हृदय जो है परिवर्तित हो जाता है, इस कहानी में ये दिखाया गया है। अगला बिंदु है कि जमींदार का अहंकार एवं अंत में उसका हृदय परिवर्तन इस कहानी में दर्शाया गया है, कि जमींदार का अहंकार जो है खत्म हो जाता है और उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, और वो बुजुर्ग जो आपकी विधवा रहती है उसे अपनी झोपड़ी वापस दे देता है। तो ये थी आज की हमारी कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे और इस कहानी के जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो हमने आपके साथ साझा किए। तो ये इस कहानी में आज इतना ही। अगर ये आपको कहानी और ये वीडियो यूजफुल लगा है तो अपने मित्रों के साथ इसे ज़रूर साझा करें, तथा अपने विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बना रहे और मैं रोज़ आपके लिए एक नई वीडियो बिल्कुल महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ आपके सामने पेश कर सकूं। और आपको पता है कि ये पूरी पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल हिंदी